लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस्लामी तारीख के सफ़ों में कुछ ऐसे नाम हमेशा चमकते रहते हैं जो कम उम्री में भी शुजाअत, इमामत और अदल व इंसाफ की मिसाल बन गए। उन्हीं में से एक नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध और मुल्तान को फतह करके बर-ए-सगीर यानी भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की पहली बुनियाद रखी। भारतीय उपमहाद्वीप की तारीख में जिस शख्स का नाम सबसे पहले फातेह सिंध और बाबुल इस्लाम के तौर पर लिया जाता है, वो मोहम्मद बिन कासिम ही हैं। इन्होंने सिर्फ 17 बरस की नाजुक उम्र में फौज की क़ियादत की और 711 ईस्वी में सिंध और मुल्तान को फतह करके इस्लाम की पहली बुनियाद भारतीय उपमहाद्वीप में रखी। उनकी जिंदगी शुजाअत, अदल और हिकमत अमली की ऐसी मिसाल है जिसे आज तक याद किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश सन 694 ईस्वी यानी 115 हिजरी में अरब के मशहूर शहर ताइफ में हुई थी। उनका ताल्लुक कुरैश बीले की शाख थक्फ से था। उनके वालिद का नाम कासिम बिन यूसुफ और वालिदा का नाम जुबैदा था। बचपन से ही उनमें जहनत, फिरासत और जंगजू मिजाज दिखाई देता था। उनके वालिद कासिम बिन यूसुफ का जल्द ही इंतकाल हो गया था। उनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ उमय्यद खिलाफत के सबसे ताकतवर गवर्नर थे। हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम की ज़हानी और फौजी सलाहियतें पसंद थीं। उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम को इदारी और फौजी तालीम दी। उस दौर में अरब ताजिरों के जहाज अक्सर हिंद महासागर से गुजरते थे। इन दिनों हिंद महासागर में लुटेरे अक्सर इन जहाज़ों पर हमला करते और माल तिजारत लूट लेते थे। एक मरतबा लुटेरों ने श्रीलंका से आने वाले अरबी जहाज पर हमला किया और बहुत सी मुस्लिम औरतों व बच्चों को कैद कर लिया। इन औरतों के घर वालों ने खलीफा और हज्जाज को खत लिखकर मदद की गुहार लगाई। हज्जाज ने सिंध के हाकिम राजा दाहिर से इन कैदियों की रिहाई का मुतालिबा किया, लेकिन दाहिर ने इनकार कर दिया। यह इनकार अरब हुकूमत के लिए इज्जत का सवाल था। हज्जाज ने अमीरुल मोमिनीन खलीफा अल-वलिद बिन अब्दुल मलिक से इजाज़त ली और सिंध पर जंग का ऐलान कर दिया। इस मुहिम की क़ियादत के लिए उन्होंने अपने कम उम्र मगर काबिल भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को मुंतखब किया। 711 ईस्वी में 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम 6000 सिपाहियों और 3000 घुड़सवारों के साथ सिंध रवाना हुए। उनके पास 17 बड़े जहाज और 6 मंजनीकें थीं। इनमें सबसे बड़ी मंजनीक का नाम था अल-उरूस। वे कश्तियों से सिंध के आधुनिक कराची शहर के पास स्थित देबल की बंदरगाह पर पहुंचे, जो उस ज़माने में सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। पहला मुकाबला देबल, जो आज कराची के आसपास का इलाका है, इसमें हुआ। देबल का किला बहुत मजबूत था। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का मुहासिरा किया और अपनी सबसे बड़ी मंजनीक अल-उरूस से भारी पत्थर बरसाए। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार किले की दीवार गिर गई और देबल फतह हो गया। देबल की फतह के बाद वहां मस्जिद कायम की गई और अरब हुकूमत का पहला निशान सिंध में नजर आया। देबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून कोट और सिविस्तान का रुख किया। यहाँ के लोग ज्यादा मुकाबला न कर सके और सुरक्षा के बदले अरब हुकूमत को मान लिया। उनसे सिर्फ जजिया लिया गया और उनकी इबादतगाहों को बरकरार रखा गया। सिंधु नदी के किनारे रावर में सबसे बड़ी और फैसलाकुन जंग हुई। राजा दाहिर ने हाथियों और भारी फौज के साथ मुकाबला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक दस्ता मंजनीकों के साथ, दूसरा घुड़सवारों का, तीसरा पैदल सिपाहियों का। कई रोज जंग चली और आखिरकार राजा दाहिर मारा गया। रावर की जंग के बाद सिंध का बड़ा हिस्सा अरब हुकूमत में दाखिल हो गया। रावर की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद और दूसरे इलाके फतह किए। सबसे अहम जंग हुई मुल्तान में। मुल्तान को उस वक्त मदीनाए ज़हब यानी सोने का शहर कहा जाता था। कड़ी जंग के बाद मुल्तान भी फतह हुआ,
यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने सौराष्ट्र की तरफ दस्ते भेजे, लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ संधि हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने हर्फ तह के बाद सख्ती नहीं की, बल्कि अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। गैर मुस्लिमों को अपनी इबादतगाहों में पूजा की इजाज़त दी। उनसे सिर्फ जजिया लिया गया, किसी को ज़बरन इस्लाम में दाखिल नहीं किया गया। उनकी इस सियासत की वजह से बहुत से लोग इस्लाम की तरफ मुतमईल हुए और अरब हुकूमत को आसानी से कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत में जुर्रत, फिरासत और रहमदिली एक साथ पाई जाती थी। वो अपने सिपाहियों के साथ इंसाफ करते थे, गैर मुस्लिम रियाया के साथ नरमी बरतते थे। उनके अक़वाल यानी कथन से पता चलता है कि वो इस्लामी उसूलों के पाबंद थे। लेकिन यह रोशन सफ़र ज़्यादा लंबा न चल सका। सिर्फ 20 बरस की उम्र में ही उनका अंजाम हो गया, जब खलीफा अल-वलीद की वफ़ात हुई और अल-वलीद का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अगला खलीफा बना। अपने तख्त पर आने के लिए वह हज्जाज के राजनैतिक दुश्मनों का आभारी था और उसने फौरन हज्जाज के वफादार सिपहसालारों मोहम्मद बिन कासिम और कुतैबाह बिन मुस्लिम को वापस बुला लिया। उसने याजिद बिन अल-मुहल्लब को फारस, किरमान, मकरान और सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। याजिद को कभी हज्जाज ने बंदी बनाकर कठोर बर्ताव किया था, इसलिए उसने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को वापस अरब भेज दिया और हज्जाज बिन यूसुफ और उसके तमाम रिश्तेदारों से सियासी इंतकाम लेने का फैसला किया। मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर कैद कर लिया गया। तारीख की किताबें बताती हैं कि उन्हें अजियत दी गई और सन 715 ईस्वी यानी 136 हिजरी में वो शहीद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम को फातेह सिंध कहा जाता है। उन्हें बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी फतह से ही भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का दरवाज़ा खुला। उनकी हुकूमत का निज़ाम बाद में आने वाले बहुत से मुस्लिम हुक्मरानों के लिए मिसाल बना। कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी साहस, इंसाफ और लीडरशिप की बेहतरीन मिसाल है। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तारीख का रुख बदल दिया। उनका नाम हमेशा इस्लामी तारीख में रोशन रहेगा। तो दोस्तों, यह थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में इस्लाम को भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर आपको मोहम्मद बिन कासिम की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली हकीकत भरी कहानी के लिए जुड़े रहें हीरोज ऑफ हिजरी ऑफिशियल के साथ।